तो दोस्तों यशमण क्रेडिट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है जानकारी रख लें कि आज जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। खासकर जो HCl अम्ल है, अम्लराज है, और जो अम्ल एवं क्षार के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये सेशन हम फिर से लेकर आए हैं दोस्तों, आशा करेंगे ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं। अभी हमने देखा था कि अम्ल एवं क्षार किसे कहते हैं। आज हम थोड़ा सा समझाने वाले हैं आपको इसके जस्ट बाद, कि आपको जो है धीरे धीरे उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे जहाँ से अपन क्वेश्चन बहुत बार बार बन रहा है। वो क्वेश्चन क्या है, कैसे है, ये सारा चीज़ें अभी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा, और आशा करूँगा दोस्तों ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आप मेरे को बताइएगा सबसे ज़्यादा किसका मतलब अम्ल ज़्यादा होता है, कौन सबसे कम है। यानी इसको हम मैं अगर अवरोही क्रम कहूँ तो वही है कि अवरोही क्रम में इनको रख के बताइए कि ये जो है सबसे ज़्यादा प्रबलता कौन है। ठीक है, इनके सामने मैं ये लिख रहा हूँ, और कोशिश करिएगा कि आप करने की कोशिश करिएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक मीडियम किसका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो चीज़ें लिखी गई है ये ज़रूर, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं H2SO4 को, और इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब नॉर्मली आपने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा अगर इनको हम किसके हिसाब से घटते क्रम में लिखा जाए, यानी अवरोही क्रम में लिखा जाए, सबसे ज़्यादा प्रबलता किसकी होती है, तो जान लीजिए आज से HCl की होती है। आपका सही आंसर होगा मेरा, HCl की सबसे ज़्यादा प्रबलता होती है। इसके बाद आप सुन लीजिए, नाइट्रिक अम्ल की होती है HNO3। जी हाँ दोस्तों, HNO3 की होती है। इसके जस्ट बाद फिर कौन आएगा, H2SO4 का होता है। जी हाँ, H2SO4 के जस्ट बाद सबसे कम जो प्रबलता इसमें से देखा जाए तो एसिटिक अम्ल की होती है, CH3COOH। क्लियर है। तो ये भी एक क्वेश्चन मतलब आपके माइंड में आता है, और कभी कभी क्रम में जमाने के लिए आपसे पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा सल्फ्यूर मतलब ज़्यादातर अम्लीय प्रभाव क्या है, किस में है सबसे ज़्यादा अम्लता क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आप लोग जानते भी हो अम्लराज। जी हाँ दोस्तों, अम्लराज के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। अम्लराज किसे कहते हैं, तो अम्लराज की अगर हम चर्चा करें तो एक्वा रेजिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, एक्वा रेजिया। जी हाँ दोस्तों, एक्वा रेजिया। ठीक है, तो एक्वा रेजिया क्या है बताइए। अम्लराज इसको बोलते हैं, एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा में अम्लराज हम बोलते हैं, तो अम्लराज क्या है जल्दी बताइए। तो अम्लराज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इसकी जो रेशियो होती है वो 3:1 के अनुपात में हम जो है HNO3 हो गया जैसे नाइट्रिक अम्ल, और इसके साथ साथ HNO3 एक्वा रेजिया में क्या क्या मिला जाता है जल्दी बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात में हम HNO3 जब मिलाते हैं, ठीक है, तो इसी का फॉर्म जो है अम्लराज बनता है। इसी को एक अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में आएगा सर कि ये जो है ताज़ा मिश्रण में अगर हम देखें तो सोना एवं प्लेटिनियम गलाने में भी ये थोड़ा समर्थ होता है। यानी ये सोना, और अगर सोना को गलाना है या फिर प्लेटिनियम को गलाना है तो इसका उपयोग है प्लेटिनियम या सोना को गलाने में करते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसके सामने क्या, अब इसके जस्ट क्या है कि देखिए बेटा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जानना बहुत ज़रूरी है, जिनको पहली बात तो आप जान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या नाम से जाना जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को भी किस नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को और किस नाम से हम जान सकते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, म्यूरिएटिक अम्ल भी इसको कहते हैं। अब आपको मैं एक मज़ेदार बता दूं, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसा याद कर लो, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहेंगे बताइए, ऑयल ऑफ विट्रियल। ऑयल ऑफ जल्दी बताइए, विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। जी हाँ दोस्तों, ऑयल ऑफ विट्रियोल, या फिर हम ठीक है ना, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। HCl एक तरह से अभी आपको पता ना होगा, HCl कहा जाए तो एक खनिज अम्ल भी है, एक तरह से इसको खनिज अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एक तरह से HCl जो है एक खनिज अम्ल भी है। थोड़ा सा माइंडिंग करे रहना, स्टार बना लेना, ये भी पेपर में आता रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज़ और सुनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कांच
कांच घुलन। अच्छा एक चीज़ और है, कांच को घोलने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरिक। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद जाने रहिए। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को जो है हाइड्रोफ्लोरिक, ठीक है, क्लोरिक नहीं, फ्लोरिक अम्ल को क्या, किसको गलाने के लिए उपयोग करते हैं हम लोग, कांच को गलाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, कांच को गलाने के लिए करते हैं, कांच को गलाने के लिए करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा अपन देखें तो बेंजोइक अम्ल को का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आया करता है बेंजोइक अम्ल का उपयोग किस में होता है। ये क्वेश्चन बना है इसलिए मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ। बेंजोइक अम्ल का उपयोग हम लोग जो है दवा बनाने में ज़्यादातर काम आता है। वैसे सारी चीज़ें दवा बनाने में होती हैं, लेकिन खासकर इसका बेंजोइक अम्ल का दवा बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, बनाने में। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और है कि HCl हमारे शरीर में कहाँ स्रावित होती है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। देखिए, हाँ, अब मैं बता दूं कि ये कह रहा हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक हमारे बॉडी में जो है, बॉडी शरीर से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होती है, HCl। तो क्योंकि हमारे HCl भी होता है, तो HCl हमारे जो है कहाँ से स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पेपर में कई बार बना है, आपको पता भी होगा। ये अमाशय ग्रंथि द्वारा ज़्यादातर होता है, अमाशय ग्रंथि द्वारा जो है इसका, अमाशय ग्रंथि द्वारा इसका जो है ज़्यादातर स्रावित होता है। ठीक है, अमाशय ग्रंथि द्वारा, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, प्रश्न महत्वपूर्ण आता है चींटी वाला, कि चींटी की जो डंक होती है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के काटने पर त्वचा में जो है कौन सा अम्ल प्रभावित होता है, फॉर्मिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल है। जी हाँ, फॉर्मिक अम्ल, जिसको SCOOH भी इसको पढ़ते हैं, या फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी होता है। देखिए, एक एथेनोइक अम्ल का नाम सुने होंगे, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का सुने होंगे। तो एथेनोइक अम्ल को और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ये दोनों एक ही हैं, जान लीजिए। कभी कभी पेपर में बना करता है एथेनोइक अम्ल। आज के बाद थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एथेनोइक अम्ल, एक एथेनोइक अम्ल का नाम सुने होंगे आपने, और एक आपको मैं बता दूं, आप पढ़े होंगे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल, ये दोनों जो हैं ये एक ही हैं। ठीक है, एक ही होते हैं, एसिटिक अम्ल और एथिलिक अम्ल, ये दोनों एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये जो ज़्यादा ठंडी जलवायु में ज़्यादातर ये क्या है, जम जाया करती हैं। तो एक एथेनोइक अम्ल और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल एक ही होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए, तो अब इतनी बात बताने के बाद अब हम अम्ल के बारे में पूरी चर्चा कर दिए। अम्ल के बाद थोड़ा सा क्षार के बारे में चर्चा कर लेते हैं भैया। क्षार के बारे में क्या है, भस्म जिसको बोलते हैं। क्षार को एक रूप में जाना जाता है, भस्म के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है, भस्म। तो क्षार को किस रूप में जाना जाता है, भस्म। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या देता है, जो अम्ल से क्रिया करके क्या देगा, बताइए। ऐसे यौगिक जो अम्ल से क्रिया करके क्या देता है, अम्ल से क्रिया करके क्या देता है, बताइए। तो उसे अम्ल की क्रिया करके क्या देता है, तो वो लवण देता है एवं जल देता है। ठीक है, तो सॉल्ट देता है एवं वाटर देता है, तो दोनों देता है, उसी को कहते हैं अम्ल। ठीक है, तो ध्यान रखिए, वो उसी को कहते हैं क्षार। क्षार किसे कहते हैं, जो सॉल्ट और वाटर दे। ठीक है, जो सॉल्ट और वाटर दे, पानी और मतलब नमक दे, उसी को हम कहते हैं भस्म, क्षार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब इनके एक सिद्धांत है, किसने दिया था सिद्धांत, ब्रांस्टेड लॉरी ने। सुनिए, एक क्या सिद्धांत दिए थे, ब्रांस्टेड लॉरी ने क्या सिद्धांत दिया था भैया, ब्रांस्टेड लॉरी ने एक सिद्धांत दिया जिनकी यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। ठीक है, उन्होंने दिया था कि ऐसा चीज़ जो प्रोटॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण करने की उसकी हिम्मत हो, उसके तादाद हो, ग्रहण कर सके, उसी को तो कहते हैं क्या, क्षार या भस्म। उसी को कुछ क्षार कहते हैं या भस्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक लुईस वैज्ञानिक है, उनके आधार पे क्या कहा गया था। लुईस के आप जानते हो, लुईस का नाम, लुईस जो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिए थे इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत दिए थे लुईस को, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो वो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या कहा गया था, ध्यान रखिए। उन्होंने ये कहा था लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कि वे यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता रखता है, मतलब एक ऐसा जो कि निर्जन जोड़ी मतलब एक अलग अलग
बेचारे अकेले अकेले जोड़ी प्रदान करने की जो क्षमता रखता है, उन्हें तोड़ने की क्षमता रखता है, उस तरह से हम उसको भस्म के नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो पूरी तरह से इसमें काम देख सकते हैं आप अच्छी तरह से, मतलब विजुअलिटी आपको दिख भी रहा होगा। तो इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है या कहीं समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं तब तक के लिए। ठीक है, तो देखिए अब भस्म के प्रकार कितने होते हैं। ये क्षार के जो भस्म के प्रकार थोड़ा देखा जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं और ये भस्म क्या कैसा है। तो देखिए भस्म के जब हम प्रकार पढ़ने जाते हैं दोस्तों, तो आपको दो प्रकार के भस्म ज़्यादातर दिखेंगे। एक तो भैया देखो, एक ऐसे भस्म होंगे जो जल में घुलनशील हैं। ठीक है, जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। जो जल में विलेय होते हैं एक तो ये देखेंगे आप, और दूसरा क्या देखेंगे भैया आप, जल में विलेय होंगे और दूसरा क्या देखेंगे, जल में अविलेय। जी हाँ दोस्तों, जल में अविलेय मतलब जो जल में विलेय नहीं है उसे कहते हैं जल में अविलेय। क्लियर है। तो ऐसा यौगिक जो जल में विलेय है उसको देखेंगे, और जल में अविलेय। तो देखिए जल में विलेय में कौन कौन है, वैसा पदार्थ जो जल में विलेय है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षार। तो दो जल में जली क्षार कहते हैं। जैसे लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है तो स्वाद में कड़वा होता है। जैसे एक जो जल में घुलनशील है उनकी नाम मैं बता देता हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इनका नाम आपने सुना होगा। ये जल में घुलनशील है, सॉल्युबल है। और जल में अविलेय भस्म का नाम क्या है, तो ये अत्यधिक जो थोड़ा सा अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, मानता हूँ, और लेकिन ये क्षार के अनुगुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर जल में अविलेय होते हैं उनको मैं बता दूँ, वो है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और एक है आयरन, मतलब आयरन को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, इनका नाम सुने होंगे आप। तो ये जो हैं जल में अविलेय हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भस्म दो प्रकार के होते हैं, जल में विलेय और जल में अविलेय। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब कुछ मतलब इन क्षारों का क्या क्या उपयोग है, ज़्यादातर इसमें किस में उपयोग करते हैं, तो ये सारा उपयोग हम अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अम्ल एवं क्षार का। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षार का देखिए इसका उपयोग थोड़ा सा हम देखें तो इनका उपयोग थोड़ा सा ध्यान में देने वाली बात है। कभी कभी एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछ देते हैं, तो उपयोग इसका थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुने होंगे आपने, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो घरों में चूना पोतने में करते हैं, गारा प्लास्टर बनाने में कर देते हैं इसका उपयोग हम, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कर देते हैं, चमड़ा के ऊपर बाल, जैसे चमड़ा है उसके ऊपर बाल रहता है ना, जिसके चमड़ा भी होता है, तो साफ़ करने में करते हैं, जल में मृदु बनाने में करते हैं, हम लोग को जलन पर मरहम पट्टी करने में हम लोग कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ है NaOH का। NaOH का काम क्या है, ये तो सीख है, ये समझ में आ गया। NaOH का काम थोड़ा सुन लीजिए। NaOH का काम क्या क्या हो सकता है बताइए। तो पहला तो साबुन बनाने में, हाँ साबुन बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, साबुन बनाने में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पेट्रोलियम साफ़ करने में, ठीक है, पेट्रोल को और अच्छा सा थोड़ा सा साफ़ करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, पेट्रोलियम को साफ़ करने में। तीसरा क्या है, दवा बनाने में, तो बिल्कुल मैक्सिमम है, बिल्कुल सही बात है, दवा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और क्या है, कारखानों को साफ़ करने में, हाँ कारखानों को क्या करने में भैया, कारखानों को साफ़ करने में, ठीक। तो ये सारा चीज़ें हैं, अपन बात करेंगे तो ये चीज़ें हमारे माइंड में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हम NaOH की, अब एक तो और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, उसका नाम आपने सुना होगा। दूसरा उपयोग तीसरा वाले का है MaMgOH का होल ट्वाइस। जी हाँ दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या जानते हैं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी इसको हम, मैग्नीशियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, इसका काम क्या है भैया, तो इसे ज़्यादातर पेट की अम्लता, तो जैसे पेट की अम्लता दूर करना है ना, तो पेट की जो अम्लीय हो जाता है, अम्लता पेट की अम्लता दूर करने में, एसिडिटी दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। और यूनो वगैरह जो चलता है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को जांच करने के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग कर देते हैं।
और अम्ल क्षार का दोनों का उपयोग हम लोग करवाते हैं। लवण क्या है? अम्ल एवं भस्म की, अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बन जाते हैं, तो उसी को लवण कहते हैं। तो लवण का उपयोग हम कल से देखेंगे, ठीक है। तब तक के आप समझ गए होंगे, पूरी तरह से क्लियर भी हो गया, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।